बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़। मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, आज की इस डिस्कशन में आपके सामने 3-4 ख़बरें जो हैं वो रखूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा मार्च 2022, जब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल में थी और बड़े अच्छे कीमत पर जो है पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो अवेलेबल थी आवाम के लिए। आल्दो उस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस जो हैं तकरीबन 125 से 130 डॉलर फ़ी बैरल के हिसाब से मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत उस वक्त 150 रुपये लीटर पेट्रोल था और 144 रुपये लीटर डीज़ल मिल रहा था। और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान 6.0 की जो है शरह से इक़्तिसादी तरक्की कर रहा था और दुनिया के जो मुख्तलिफ़ पोल्स थे वो इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि पाकिस्तान बहुत जल्द मुआशी एतबार से मज़बूत मुल्क बनने जा रहा है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी थी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो हैं उनको फ़ायदा दिया गया, उन लोगों को आगे लाया गया, उनको NRO2 देने की जो है वो कमिटमेंट हो चुकी थी, वो दी गई। उसके बाद मुल्क के जो हालात हुए वो आज आपके सामने हैं। 6 महीनों के बाद आज ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट छापी है, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि डेली ट्रिब्यून कहता है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के जो इम्कानात हैं वो बढ़कर 64% हो गए हैं। पाकिस्तान ने 5 दिसंबर तक $1 बिलियन की जो है किस्त देनी है, जो कि देने के फ़िलहाल उनके पास जो हैं वो नहीं हैं, पैसे इतने नहीं हैं। आल्दो जो स्टेट बैंक के जो इस वक्त सरबराह हैं, जो गवर्नर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन मैं चूँकि ट्रिब्यून को कोट कर रहा हूँ तो ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस 64% हो गए हैं। अब इसका ये सारा जो मलबा है ये मेरे ख़्याल में डालना जो चाहिए, ये जो बनता है, इसका जो क्रेडिट जाता है वो सारा रजीम चेंज ऑपरेशन करवाने वालों, इसके सहूलतकारों के सर जाता है। मेरे ख्याल में अवाम को इसका जो बदला है वो लेना चाहिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला तबाह करे उन लोगों को जिन्होंने अच्छे खासे मुल्क को, जो कि अच्छी रफ्तार से तरक्की कर रहा था, उस मुल्क का बेड़ा गर्क करवा दिया। इस मुल्क के गरीबों के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा बम गिरा दिया, महंगाई का बम गिरा दिया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो कि उस वक्त 125-130 डॉलर फ़ी बैरल के हिसाब से आलमी मार्केट में की प्राइस थी, तो यहाँ पे पाकिस्तान में 150 यानी कि 150 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलता था और 144 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से डीज़ल मिलता था। लेकिन इस वक्त आलमी मंडी में 70 से 90 के दरमियान जो है वो प्राइसेस इस वक्त हैं फ़ी बैरल। 70 से 90 डॉलर फ़ी बैरल के हिसाब से प्राइसेस हैं, या 95 डॉलर पे होंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है 225 रुपये लीटर है और डीज़ल की जो कीमत है वो भी तकरीबन 235-40 के करीब है। तो ये मतलब इस मुल्क के साथ, इस आवाम के साथ धोखा, फ्रॉड, फरेब, ज़्यादती, जुल्म ये नहीं है तो और क्या है? इसका हिसाब कौन लेगा? ये आवाम ले सकती है और लिया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर अभी भी मुझे वो गट्स नज़र नहीं आते कि अपने हकूक़ के लिए खड़े हो सकें, अपने हकूक़ मांग सकें और अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों के लिए किसी का मुहासबा कर सकें। ये अभी तक ये बिल्कुल चीज़ नज़र नहीं आती। और अगर किसी के जहन में ये बात है कि पाकिस्तानी कौम जो है इसके ऊपर किसी का मुहासबा करेंगे, तो ये मुझे तो बिल्कुल कम से कम इसमें 1% भी चांस नज़र नहीं आता कि पाकिस्तानी कौम ऐसा करेगी, क्योंकि हमारे अंदर वो मादा नहीं है, वो मट्टी नहीं है, वो हमारे अंदर वो एक जज्बा ही नहीं है कि जो अपने ख़िलाफ़ होने वाली ज़्यादतियों, अपने ऊपर होने वाली ज़्यादतियों और अपने ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात के बाद किसी कौम के अंदर एक जज्बा जो जागता है, वो फ़िलहाल पाकिस्तानी कौम में नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज इम्पोर्टेड सरकार की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफे का इम्कान है और इम्कान ये ज़ाहिर किया गया कि 3 से 4 रुपये लीटर फ़ी लीटर जो है वो प्राइसेस मज़ीद बढ़ सकती हैं 16 नवंबर से। तो ये इस मुल्क के साथ जो है सरासर ज़्यादती और इस मुल्क के साथ जो है वो एक किस्म से गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, इस आवाम के साथ गद्दारी के ज़ुमरे में आता है कि एक प्राइसेस जो हैं जब जाके आलमी मंडी में डिक्रीज़ हो रही हैं और आप उनको इंक्रीज़ करने की बात करें, तो ये सरासर ज़्यादती है पाकिस्तानी कौम के साथ। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, इस चीज़ की भी कहीं मिसाल नहीं मिलती, कभी मिसाल नहीं मिलती कि प्रिंट मीडिया
और ख़ासकर अखबारात जो हैं किसी पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ जाएं और भरपूर तरीके से उसके एक बायसनेस जो है वो शो करें और किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ जो है अखबारात अपने फ्रंट पेज के ऊपर कोई ऐसी चीज़ छापें जो कि जिससे ये क्लियर, ये वाज़े तौर पर नज़र आए कि ये अखबार या मीडिया हाउस जो है वो उस लीडर के ख़िलाफ़ है। नाज़रीन इकराम, आज जंग न्यूज़पेपर तो वैसे इनसे को खैर की तवक्को किसी को नहीं होती, क्योंकि यह ज़ाहिर है ये तो काम ही हमेशा वो करते हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता है। आज इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि कुछ जो है कार्टून छापा है और उस कार्टून मैंने जो खुद देखा है, ये तो कार्टून ये छापा है कि खान साहब जो हैं वो ख़िताब कर रहे हैं और सामने जो है वो गधे बनाए हुए हैं कि यार ये देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनको गधे शो किया गया। मतलब इतनी अब बायसनेस अब इस चैनल की देखें, इस न्यूज़पेपर की देखें कि ये कर क्या रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इनकी हिम्मत नहीं हुई, ये सारी चीज़ें इन्होंने सिर्फ रावलपिंडी एडिशन में ये चीज़ आई है और फिर उसके बाद जो कल ड्रामा क्रिएट किया गया, जो फ़ारूक अज़हर या जो भी उसका नाम था, वो जो एक फ्रॉडिया पूरे मुल्क पूरी दुनिया में फ्रॉड शख्स का पकड़ा गया है, वो गाना के अंदर फ्रॉड में जो मुलव्वस है, वो नॉर्वे के अंदर जो है वो मुलव्वस है फ्रॉड के अंदर, वो यूएई में उसके ख़िलाफ़ केसेस थे। पाकिस्तान में FIA का केस उसके ख़िलाफ़ था, लेकिन वो चूँकि उससे कोई मफादात हासिल करने थे और उसका चूँकि उस सारे मामले का बड़े अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम जो है, सोशल मीडिया टीम, बड़े बेहतरीन तरीके से उसने पोस्टमार्टम ऑलरेडी कर दी है। उसकी तफसीलात में नहीं जाते कि घड़ी कैसे आई, कहाँ बिकी, कैसे बिकी, ये सारी चीज़ें सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तफसील से डिस्कस होती रही। लेकिन वो जो फ्रॉडिया है, उस फ्रॉडिये का जो कल ड्रामा किया गया, उसको जो लाकर जियो न्यूज़ के ऊपर जो बैठाया गया, उससे जो बकवासियात करवाए गए, जो साफ़ी है जियो न्यूज़ का शाहज़ेब खानज़ादा उसकी तरफ से, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि मैं इसके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा और मैं इसके ख़िलाफ़ जो है वो केस दायर करूँगा। और किया भी जाना चाहिए कि ये लोग अपनी हदें दिन ब दिन क्रॉस करते जा रहे हैं और इनको जब तक कोई लगाम नहीं डाली जाएगी तो ये ऐसे ही यूँ ही चलता रहेगा। अच्छा, इस सारे मामले के पीछे अब ये देखें कि जितने भी इनके पाकिस्तानी एडिशन थे, चाहे वो मुल्तान से शाया होने वाला एडिशन हो, रावलपिंडी हो, कराची हो, लाहौर हो, कोयटा हो, सब के फ्रंट पेज के ऊपर 8 कॉलम की पूरी खबर दी हुई है। 8 कॉलम का मतलब होता है कि पूरे ऑलमोस्ट एक पूरे पेज की खबर इन्होंने दी हुई है अपने फ्रंट पेज के ऊपर जंग न्यूज़ ने। लेकिन मज़े की बात यह है कि वही अखबार जो न्यूज़पेपर है वो लंदन से भी जारी होता है, सेम जो पेपर है वो लंदन से भी जारी होता है, लेकिन लंदन वाला जो पेपर है वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ शाया नहीं की गई। तो इस चीज़ से ये साबित होता है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे किसी से कोई पूछगछ नहीं की जा सकती, कोई झूठ बोले, कोई किसी की करैक्टर असैसिनेशन करे, जो मर्ज़ी को करता फिरे, यहाँ पे कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन चूँकि यूके के अंदर कानून है और अगर वहाँ पे अगर इस तरह की हरकत करते तो इनके ऊपर कानून ने हरकत में आना था, इसलिए वहाँ पे इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सारा जो फ्रंट पेज जो 8 कॉलम की खबर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर छापी अपने सारे अखबारात में, वो वहाँ भी छापते। तो ये चीज़ इससे साबित होती है कि जो कल जो फ्रॉडिया वो जिसको बैठाया गया टीवी पर लाकर उससे जो बकवास करवाई गई खान साहब के ख़िलाफ़, तो वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल फ़ेक और जाली तरीके से सारा मैनिपुलेट करके उसको किया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, ये सारी चीज़ें की क्यों गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थोड़ी सी आपको तवज्जो दिलवा दूँ कि हुकूमत इस वक्त एक और जो है वो आप कह सकते हैं कि एक और कार्रवाई डालने का सोच रही है और एक बड़ा जो है ड्रामा किया जा रहा है। अच्छा, होता ये है कि जब भी इस तरह का कोई बड़ा ड्रामा जो है वो एक्सपेक्टेड हो या किया जाना हो किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, ये कोई सिर्फ मौजूदा हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान का अलमिया है कि जब भी यहाँ पे कोई बड़ा काम किया जा रहा हो, कोई कानून साजी होने जा रही हो, तो सामने कुछ और चीज़ें जो हैं आवाम की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए कुछ और चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो खोल दिए जाते हैं कि आवाम की जो तवज्जो वो डाइवर्ट हो जाती है। तो ये जो सारा मामला कल वो फ्रॉडिये को बैठाया गया, उसने जो आके बातें की शाहज़ेब खानज़ादा के साथ, इसके पसे पर्दा कुछ चीज़ें कुछ और हैं, जो असल मकासद हैं, जो असल जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए, लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए सारा कुछ किया गया। अच्छा, असल मकसद क्या है, असल जो चीज़ है वो ये है कि आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है। आर्मी एक्ट 1952 जो पाकिस्तान का है उसमें तरमीम की जा रही है और तरमीम के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म को इतना बाख्तियार बनाया जा रहा है
कि वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा, उसे प्रेसिडेंट के साइन की ज़रूरत नहीं होगी। सिंगल एक साइन से, उसके एक सिग्नेचर से वो किसी भी आर्मी चीफ को हटा भी सकता है, उसे नौकरी से बर्खास्त भी कर सकता है। और जैसे मौजूदा हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, इनको एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। अच्छा, नॉर्मल हालात में क्या होता है, जो नॉर्मली अगर किसी को एक्सटेंशन देनी है तो इसको रीअपॉइंट किया जाता है उस पोजीशन के ऊपर। अगर आर्मी चीफ साहब की अगर 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो अगर उनको दोबारा एक्सटेंशन देनी है तो उनको रीअपॉइंट किया जाना चाहिए। अब जो रीअपॉइंट का जो लफ्ज़ है, जो ज़िक्र है उस एक्ट के अंदर, उसको रिटर्न के लफ्ज़ से तब्दील किया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई की जा। अब रिटर्न से क्या होगा कि जो आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इनको एक वज़ीर-ए-आज़म एक सिंगल लाइन का भी नोटिफिकेशन वो जारी कर सकता है। वो लिख सकता है कि मैं रिटर्न, इनको पोजीशन रिटर्न करने के लिए कहता हूँ, या जो भी उसकी वर्डिंग होगी। लेकिन वो जो एक लफ्ज़ की हेरा फेरी से कि रीअपॉइंटमेंट और रिटर्न से सिर्फ मामला जो है हल हो जाएगा, और सारे लोग जो हैं, सारे अदारे जो इसमें सारे इस प्रोसेस में जिनकी जो है वो शमूलियत होती है, सदर पाकिस्तान होते हैं जिनके साइन से होता है, वजारत दिफा इसके अंदर जो है वो उसका मामला होता है, सेक्रेटरी दिफा जो है उनकी जो है उनकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, उनको भी बाईपास कर दिया जाएगा। और सिंपली वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक नोटिफिकेशन आएगा कि मैं जी मौजूदा आर्मी चीफ साहब को जो है वो रिटर्न करना चाह रहा हूँ, या इनको इनकी जो सर्विस है उसको जारी रखना चाह रहा हूँ। वो 6 महीने के लिए हो सकती है, वो साल के लिए भी हो सकती है। तो असल जो मामला है, जो कार्रवाई डालने की कोशिश की जा रही है, वो यही है कि ये यहाँ पे जो है मामला हम इसको चुपके से ये इस एक्ट के अंदर तरमीम कर लेंगे, और आवाम की जो तवज्जो है, हम वो एक चूँकि फेक एक घड़ी वाला मामला इनको मिल गया है, और ये खान साहब की इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी कि 3 साढ़े 3 साल उन्होंने हुकूमत की, और 7 महीने हो गए इनको हुकूमत में आए हुए, और इनके पास सिर्फ एक घड़ी का केस है कि इमरान खान ने घड़ी बेच दी। वो बेची कैसे? हालांकि इससे पहले लोग कालीनें किसी ने नहीं छोड़ी, कोई कालीन आया वो उठाकर ले गए, किसी के पास कोई पेन आया उठाकर ले गए, गाड़ियाँ लेकर चले गए, सोने के हार हीरों के लेकर चले गए, तो वो तो किसी को याद नहीं है। और खान साहब ने ख़ुद कानून बनाया। इससे पहले क्या होता था 15%, मतलब आपकी कोई चीज़ अगर 100 रुपये की लेट्स सपोज, तो आप 15 रुपये उसके अदा करके आप वो चीज़ लेकर जा सकते थे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने वो कानून को तब्दील किया और उसको 50% किया कि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो आपने 50 रुपये एटलीस्ट उसका कौमी ख़जाने में जमा करवाना है, फिर आप वो चीज़ ले सकते हैं, वो तोहफ़ा आप ले सकते हैं। तो खान साहब ने तो घड़ी ख़रीदी और 50% उसकी कीमत पे की और उसके बाद बेच दी। जब एक बंदे ने चीज़ ख़रीद ली है, मतलब मैंने कोई चीज़ किसी से ख़रीद ली है, और जिस बंदे से मैंने ख़रीदी है जब मैं आगे बेचूँ तो मुझे क्या यार तुमने क्यों बेची है, तो ये मतलब कोई लॉजिक बनती है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे की, बताए पीछे वाले को कि यार मैंने किसको बेची है। तो ये बड़ी इलॉजिकल सी, और मेरे ख्याल में ये कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस केस की बत्ती बनाकर उनको वापस कर दिया जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि आवाम की तवज्जो डाइवर्ट करनी है, और उन्हें पता है कि हमारे जो सपोर्टरान हैं या हमारे जो कारकुनान हैं, उन्हें क्या पता, उन्हें क्या लगे कि भाई क्या है जी, कानून क्या है और ये सारी चीज़ें, वो तो ज़ाहिर है लकीर के फ़कीर हैं, उनको जो कहेंगे वो नारे मारने। और मैं सोशल मीडिया पे देख के यकीन जाना है कि बंदे का खून खोल उठता है कि यार लोग क्या हैं, ये क्या लोग हैं। माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, इसमें कुछ शक नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पता नहीं, दिमाग की जो एक बत्ती है वो गुल हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह के लोग हैं। तो ये सारा मामला जो है, ये जो सारा कल ड्रामा क्रिएट किया गया, उसके पीछे जो सबसे बड़ी जो गेम डालने की कोशिश की जा रही है, वो आर्मी एक्ट को तब्दील करने की जो कोशिश है। बाकी आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के हवाले से क्या फ़ैसला होता है, क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा, और या नए आर्मी चीफ आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये कार्रवाई डालने की कोशिश की जा रही है, और अगर गवर्नमेंट ये करने में कामयाब हो जाती है तो सिर्फ मौजूदा आर्मी चीफ तक ये जो है ये चीज़ फ़िक्स नहीं रहेगी, इसके बहुत सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आगे, और अदारे के लिए होंगे। क्योंकि अगर वज़ीर-ए-आज़म को ये पावर दे दी जाती है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म किसी भी आर्मी चीफ को नौकरी पूरी होने से पहले उसे बर्खास्त भी कर सकता है। वो तो वैसे पहले भी उसके पास पावर है, लेकिन इसके साथ उसको मज़ीद जो है पावर आ जाएगी, और सिंगल अपने साइन से एक सिंगल नोटिफिकेशन ये सारा काम करने में वो कामयाब हो जाया करेगा। तो ये आज की कोई डिटेल्स थी जो आपके सामने रखनी ज़रूरी थी। और अब मेरी रिक्वेस्ट होगी उन लोगों से जो कि हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से तैयारियों में मसरूफ़ हैं या करने का इरादा रखते हैं,
तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपको अभी बहुत सारे मुश्किल चीज़ें जो है नज़र आएंगी, बहुत सारे प्रोपेगेंडास होते हुए नज़र आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी जिनमें आपकी तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो आपने अपनी तवज्जो जो है वो उसी सिमत रखनी है कि ये अल्लाह ताला ने एक मौका हमें दे दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें मतलब फ़ख्र है इस बात पे कि हमारा लीडर एक ऐसा शख्स है कि जो सारी एक पूरे मुल्क की जो मुल्की अदारे हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं, मुल्क की सियासी जमातें उसके ख़िलाफ़ हैं, मुल्क का मीडिया उसके ख़िलाफ़ है, और बंदा उसके ख़िलाफ़ है और अवाम उसके साथ खड़ी है, और वो बंदा जो है वो डट के खड़ा हुआ है। उसके ऊपर हमले करवाएंगे, उसके ऊपर जो है करैक्टर असैसिनेशन उसकी करवाएगी, लेकिन वो बंदा डट के खड़ा हुआ है। तो ये आपका, मेरी आवाम का, मेरे भाइयों का, दोस्तों का, सबका इम्तहान है, मेरा इम्तहान है कि हमने इस हकीकी आज़ादी मार्च को कैसे कामयाब करना है। अपनी कोशिश जारी रखें और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस मुल्क को हम तमाम उन हनासर से इंशाअल्लाह आज़ाद करवाएंगे जो इस मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट हैं। हमारे सारे भाई हैं, कोई सियासी जमात है, जो कोई भी है, हमारे सारे भाई हैं। कोई इंडिया से नहीं आया हुआ, कोई बाहर से नहीं आया हुआ, ना PMLN वाले बाहर से आए हुए, ना पीपल्स पार्टी वाले बाहर से आए हुए। इख्तलाफात होते हैं, सियासी इख्तलाफात एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कोई इस मुल्क की असास के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, जो इस मुल्क की जो असास के लिए ख़तरा बने हुए हैं, उनसे इस मुल्क को आज़ाद करवाना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।